हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है और मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, आज बेसिक तरीक़ा से पूरा क्लियर समझने वाले हैं। और ये बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ समझना है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पाचन तंत्र, ये है बिल्कुल पूरा पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र, यानी कि इसको सिस्टम बोलते हैं। जब कई सारा यंत्र मिलके कोई एक कार्य करता है उसे सिस्टम बोला जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में तंत्र बोलते हैं। सिस्टम तो इंग्लिश सब हो गया, एक क्या है, ये एक तंत्र है। अब सबसे पहले पाचन की शुरुआत देखेंगे तो पाचन की शुरुआत सबसे पहले मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये है मुख, यानी जिसे हम बोलते हैं मुंह गुहा। मुंह गुहा यानी कि जहाँ थोड़ा सा खाली जगह है या तो खाली जगह है और वहाँ पे कार्य हो रहा है, उसे बोलते हैं मुंह, यानी गुहा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ है मुख, मुख में खाली जगह है, उसे बोलेंगे मुख गुहा। अब मुख गुहा में भी भोजन की पाचन होता है। अब भोजन की पाचन मुख गुहा में किस प्रकार होता है? पाचन मतलब क्या होता है? पाचन मतलब होता है कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। जब ये भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तथा उसका रस अवशोषित हो जाता है हमारे शरीर में, तो उसे ही बोलते हैं पाचन। जब हम कोई खाना खाते हैं तो हम अपने मुंह में ही उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो तोड़ते हैं, यानी चबा चबा के उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। यानी कुल मिला के भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। अब देखेंगे मुंह में जब हम छोटे छोटे अणुओं में इसको तोड़ते हैं और मुंह में हमारे पाए जाते हैं लार, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, यानी कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब टाइलिन का कार्य क्या है? हम लोगों ने तो सिंपल जाना है, मुंह में थू आया, लार आ रहा है, इसका कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहले तो ये कुछ जीवाणु होता है जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम उसे मार देता है, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, जिसको स्टार्च भी बोल सकते हैं। स्टार्च को पचाने का कार्य करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल आसान याद रखिएगा, यानी कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को पचा के ये माल्टोज में बदल देता है, यानी माल्टोज में। और कई सारा जीवाणु जो होता है जो भोजन के माध्यम से हमारे मुंह में चल जाते हैं, वो मारने का कार्य कौन करता है? टाइलिन करता है। और ये भोजन जब हम चबा के यानी कूच काच के जब अंदर की ओर लेते हैं तो ये पहुंचता है कहाँ पे? ग्रसिका में, यानी कि ग्रसिका में, और ग्रसिका के माध्यम से ये पहुंचता है आमाशय में। अब समझेंगे आमाशय की कहानी क्या है, यानी कि आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। अब आमाशय में भोजन का पाचन सबसे पहली बात तो अम्ल माध्यम से होता है, यानी कि हमारे आमाशय नहीं, जिसको बोलते हैं पेट, यानी सब पूरा पेट ही नहीं है, सिर्फ आमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट, जहाँ पे खाने के बाद ये भोजन वहाँ पे स्टोर रहता है, जमा रहता है। अब भोजन जब आमाशय में पहुँचता है तो कई सारा जीवाणु जो थेथर होता है, जो टाइलिन के द्वारा नहीं मरता है, वो क्या होता है? आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय में इंतजार कर रहा होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आमाशय, ये देख लीजिए, ये है आमाशय। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्रसिका से होते हुए ये भोजन पहुंचता आमाशय में, और आमाशय में HCl अम्ल निकलता है, जिसका नाम है HCl। चलो यहीं पे लिख देते हैं, H बाहर में, HCl अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कहाँ से निकलता है? आमाशय से, आमाशय के दीवारों से निकलता है, और ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि भोजन का पाचन पेट में अम्लीय माध्यम से होता है। और कुछ जीवाणु जो होता है वो क्या होता है, जो यहाँ से नहीं मरने के बाद ये आमाशय में पहुँच जाता है और आमाशय में मर जाता है, क्योंकि ये अम्ल है, यानी एसिड मारने का कार्य कर देता है। और ये भोजन यहाँ पे, अब यहाँ पे भी दो टाइप का एंजाइम निकलता है, हमारे आमाशय से दो टाइप का एंजाइम निकलता है, जिसका नाम है, एक का नाम तो पेप्सिन और एक होता है रेनिन। अब पेप्सिन और रेनिन का कार्य क्या होता है, चलिए समझते हैं। पेप्सिन और रेनिन, आमाशय से निकलने वाले दो टाइप का एंजाइम, यानी कि आमाशय के जठर ग्रंथियां से दो टाइप का एंजाइम निकलता है, जिसका नाम है पेप्सिन, यहाँ लिखें पेप्सिन, और एक है रेनिन। कुल मिला के यानी कि
पेप्सिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेनिन तो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, रेनिन हमेशा युवा अवस्था में भी नहीं पाया जाता है, कुल मिला थोड़ा बहुत पाया जाएगा तो नहीं पाया जाएगा। यानी कि पेप्सिन सब दिन निकलते रहता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और रेनिन का कार्य होता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाना। और ये दूध बच्चों में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है वो बचपन में माँ का ही दूध पिएगा, वो तो भोजन तो करेगा नहीं, इसलिए दूध में होता है प्रोटीन, जिसे पचाने कार्य कौन करेगा, रेनिन। इसलिए ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा माँ की दूध पीता है तो वो क्या करता है, कुछ देर के बाद जब यह उल्टी या बोमी या पेट दबने के बाद अगर उल्टी कर देता है, यानी कि हम लोग तो बोलते हैं उसे ओछरना, अगर वो उछल देता है तो दूध नहीं दही टाइप से निकलता है, क्योंकि वह दूध की प्रोटीन का पाचन हो चुका है और वो पचाने कार्य कौन करता है, रेनिन। और यहाँ पे देखें, अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी कई जगह सवाल पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है अमाशय में, प्रोटीन का पाचन अमाशय में पेप्सिन करता है। और प्रोटीन किस में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल। याद रखिए बहुत ईजी है, पो से पेप्सिन, पो से प्रोटीन, पो से पेप्टोन। यानी कि पेप्सिन ये कहाँ पाया जा रहा, अमाशय में। यानी कि पो से पेप्सिन और प्रोटीन और पेप्टोन। यानी कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और रेनिन कुल मिला के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाता है। और आगे देखें, जब यहाँ पे आता है भोजन तो यहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ पे दो टाइप के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। यानी कि प्रोटीन पेप्टोन में बदल चुका है, प्रोटीन अब पेप्टोन में बदल चुका है। यहाँ से जब भोजन आता है यहाँ तक, अब ये भोजन हो चुका है अम्लीय, लेकिन जब इससे आगे प्रवेश करता है तो आगे पाया जाता है पक्वाशय। इसको बोलते हैं पक्वाशय, इसे बोलेंगे पक्वाशय। अब पक्वाशय में जब अम्लीय माध्यम का भोजन जाता है तो पक्वाशय इनकार कर देता है पचाने का, यानी कि ले हम इसे पचाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पचाने के लिए क्षारीय माध्यम का भोजन चाहिए। अब यहाँ पे तो भोजन क्षारीय माध्यम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकला था क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब भोजन तो हो चुका है अम्लीय। अब यहाँ पे आने के बाद ये तो बोलेगा भाई साहब देख लो, हम तो भोजन को पचाएंगे लेकिन एक ही शर्त पे कि भोजन क्या में होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। अब थोड़ा समस्या है ना, अब समस्या को सॉल्व करने आएगा कौन, यकृत, यानी जिसको क्या बोलते हैं लीवर। अब लीवर किस प्रकार सॉल्व करता है थोड़ा समझते हैं। यानी कि इसे हम लोग बोल चल की भाषा में जिगरा, एक कलीजा भी बोल सकते हैं, जिगरा। अरे बोलते हैं ना जिगर है, अरे यही है जिगर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। यानी कि अब यहाँ से एक द्रव निकलता है यहाँ पे और यहाँ पे जमा होता है पित्ताशय में। ये क्या है, एक थैली नुमा आकार की एक गोल संरचना पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। अब पित्ताशय में क्या जमा रहता है, पित्त जमा रहेगा। और पित्त निकलता कहाँ से है, यकृत से। यानी कि लीवर से पित्त निकलता है और जमा रहता है पित्ताशय में। और यह कैसा होता है, यह एक क्षारीय गाढ़ा द्रव होता है। क्षारीय मतलब हल्का हरा रंग का होता है, ये हल्का हरा कलर का पाया जाएगा, यानी क्षारीय गाढ़ा द्रव होता है। अब ये समस्या को कौन सॉल्व करेगा, यकृत करेगा। अब अंत तक बने रहिए, पूरा कहानी की तरह मैं बताऊंगा, पूरा कहानी की तरह लगेगा ही नहीं साइंस है, लगेगा इतिहास है कि कहानी चल रहा है। अब समझिएगा थोड़ा सा आगे, जब भोजन यहाँ पे आया किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। और थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास कीजिए, यानी कि भोजन आया यहाँ पे अम्लीय माध्यम में, क्योंकि इसमें था HCl अम्ल। अब यहाँ से ये इनकार कर दिया कौन, पक्वाशय ने। जब पक्वाशय किसको बोलते हैं, यानी कि अमाशय के आगे वाला हिस्सा को और छोटी आंत के आगे वाला हिस्सा को बोलते हैं पक्वाशय। यानी कि पक्वाशय में जब भोजन आता है ये बोलता है हम क्षारीय माध्यम में भोजन को पचाएंगे। अब जब दो लोगों के बीच जब समस्या उत्पन्न होता है तो सोल्व करने के लिए कोई तो आता है, यानी कि एक मुखिया आ जाए, कोई भी है, सरपंच आए, कोई भी है, उसी में सरपंच के रूप का कार्य कौन कर रहा है, यकृत, कि देख ले भाई इसका समस्या का सल्यूशन है। क्या करेगा कि हम तुम्हें क्या देते हैं, एक क्षारीय द्रव देते हैं,
ताकि ये अम्लीय माध्यम की भोजन को क्या में चेंज कर दे, अब ये क्षारीय में बदल दे। अब ये क्षारीय यानी कि एक द्रव है जिसको इसमें छोड़ देता है, पित्त, इसको बोलते हैं पित्त नली, यानी पित्ताशय से पित्त नली के माध्यम से पित्त किस में चल जाता है, पक्वाशय में, और यहाँ होता है अम्लीय भोजन। अब अम्लीय भोजन में जब ये क्षारीय मिलता है तो भोजन को कर देता है क्षारीय। अब ये भी खुश हो गया पक्वाशय, क्योंकि देख लिया हमें क्या चाहिए था, क्षारीय चाहिए था, अब क्षारीय मिल गया। जब भोजन यहाँ आता है इसका तो समस्या सोल्व हो गया, लेकिन अब यहाँ पे और एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। जिसका नाम क्या है, यानी कि जो देख रहे हैं ये क्या है, एक अग्नाशय। इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है भोजन के पाचन में, अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय से 3 टाइप का एंजाइम निकलता है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि पूरा पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 3 टाइप का यहाँ से एंजाइम निकलता है। पक्वाशय, अब सबसे पहले समझ लेते हैं पक्वाशय। पक्वाशय या ग्रहणी, इसको ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। इसमें पित्त वसा का पायसीकरण करता है। और ये पक्वाशय क्या करता है, पक्वाशय में जब पित्त आता है, पित्त तो भोजन को एक तो सबसे पहले क्या कर दिया, क्षारीय माध्यम में बदल दिया, और क्षारीय माध्यम में बदलने के साथ साथ वसा जो हम लोग खाते हैं, वसा का भी पाचन तो कहीं नहीं हुआ है, अभी तक कहीं नहीं हुआ है। प्रोटीन का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। प्रोटीन पेप्टोन में बदल चुका है, प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल चुका है, लेकिन इसका पूरी तरह पाचन नहीं हुआ, अभी आगे होगा, क्योंकि अभी पाचन की क्रिया चल रहा है। ये यहां पे क्या करता है, ये पित्त वसा को पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब होता है कि छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। अरे वसा नहीं समझे, वसा क्या होता है, जब हम किसी तेल या चर्बी या कुछ भी खाते हैं, तेल जो खाते हैं उसी को तो वसा बोलते हैं। ये वसा को क्या करता है, छोटे छोटे कणुओं में तोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं, पायसीकरण, इसे बोलते हैं पायसीकरण। अब समझेंगे अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है और अग्नाशय में कौन कौन सा एंजाइम होता है और किस प्रकार पाचन। अग्नाशय ग्रंथि क्या है, अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पे स्थित होता है, यानी कि अमाशय और ये जो बड़ी आंत होता है इसके बीच में, और यहाँ से स्रावित होता है 3 टाइप का एंजाइम। यानी एक तो होता है ट्रिप्सिन, 3 टाइप का, एक तो ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, एक होता है लाइपेज। यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब इसका भी एक मुख्य भूमिका होता है जो अपना अपना काम करता है, सबका काम अलग अलग है, यानी कि तीनों मिलके एक कार्य नहीं करेगा। हम लोगों ने कहानी की तरह समझा कि यहाँ से यानी कि भोजन अम्लीय माध्यम में आता है, ये इनकार करता तो क्षारीय करने वाला कौन होता है, यानी यकृत। ये इसे क्षारीय करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे 3 टाइप का एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। और पेप्टोन है क्या, जो हमारे यानी पेप्टोन जो प्रोटीन का एक रूप है, जो प्रोटीन पेप्टोन में तोड़ दिया था किसने, पेप्सिन ने। यानी पेप्सिन एंजाइम जो कहाँ पाया जाता था, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। अब पेप्टोन को ट्रिप्सिन ने किस में बदल दिया, पेप्टाइड्स में। अभी तक इसका पाचन नहीं हुआ है, प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और देखें आगे तो एक होता है इमाइलेज क्या करता है, शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। यानी शर्करा के 3 फॉर्म होते हैं, सुक्रोज और होता है फ्रुक्टोज, एक होता है माल्टोज। अभी तक इसका पाचन की क्रिया नहीं हुआ, लेकिन शर्करा होता है क्या, शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, ये इसको यानी कि शुगर समझ सकते हैं, चीनी यानी शुगर। अब ये शर्करा को माल्टोज में बदल दिया। अब यहाँ से एक होता है लाइपेज यानी पायसीकृत वसा, यानी कि जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया था, कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए पक्वाशय में जब पित्त रस आया था इसे क्षारीय करने के लिए, जो वसा आया था वहाँ पे, तो वसा को इसने क्या कर दिया, पायसीकृत कर दिया था, यानी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया था। अब छोटे छोटे अणुओं से टूटा हुआ वसा को लाइपेज क्या करता है, वस्य अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब यहाँ पे वसा का पूर्ण पाचन हो चुका है, अब वसा पचने के लिए है ही नहीं, वसा का पाचन कौन कर दिया, लाइपेज यानी वसा एक चिपचिपा
द्रव होता है, जो तेल वगैरह हम लोग खाते हैं वो क्या है, वसा है। यानी कि इसे यहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन हो गया, कहाँ पे, यानी कि ये छोटी आंत में जाते जाते, छोटी आंत में जाते जाते पूर्ण रूप से पाचन हो गया है इसका। और पूर्ण रूप से पाचन कौन किया, लाइपेज। अब इसे याद कैसे रखें, याद करने का एक ट्रिक है, यानी कि अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम, इसे हम टाल, TAL, टाल से भी याद रख सकते हैं। यानी T से ट्रिप्सिन, A से इमाइलेज और L से लाइपेज। T से ट्रिप्सिन, अब याद करना बिल्कुल आसान है, यानी T से तो ट्रिप्सिन हो गया। अब ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, यानी कि पेप्टोन का। यहाँ पे भी पो का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे भी पो आ रहा है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदलेगा। और ए से हो गया इमाइलेज, इमाइलेज क्या करेगा, माल्ट यानी शर्करा को माल्टोज में बदल देगा। और एल से हो गया लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज का एक ही काम है, वसा का पूर्ण पाचन करना, यानी कि वस्य अम्ल या एवं ग्लिसरॉल में बदल चुका है ये, यानी कि ये अवशोषण के योग्य हो चुका है। अब देखते हैं आगे चलें, ये तो अग्नाशय की काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज सारा कहानी समझ गए। आगे देखें तो ये भोजन पचता हुआ, अभी तक पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है इसका, यानी कि ये पचता हुआ कहाँ पहुँचता है, अब ये पहुँचती है छोटी आंत में, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। यानी छोटी आंत या तो क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के नाम से भी जाना जाता है, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत को क्षुद्रांत के नाम से भी जाना जाता है। अब क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन। अब पाचन की पूरा क्रिया का होने वाला है इस क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत में। छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है, यानी कि ये जो है दिख रहा है ये इस प्रकार का, ये है बड़ी आंत, यहाँ लिखा हुआ है बड़ी आंत। और ये जो एक पाइप की तरह जा रही है इसे बोलते हैं बड़ी आंत, सॉरी छोटी आंत। ये है बड़ी आंत, ये है छोटी आंत। यानी वास्तव में बड़ी आंत बड़ा नहीं होता है, छोटी आंत यानी कि लंबाई के हिसाब से छोटी आंत सबसे लंबा होता है और बड़ी आंत सबसे कम लंबा होता है। अब देखें छोटी आंत में जब भोजन आता है तो इसमें कई सारा यानी कि अंगुली नुमा, यानी कि एक उभार सा एक कॉलम बना होता है, जो क्या करता है, इसकी सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का एक कारण है कि जब भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो समय भी तो ज़्यादा चाहिए। भोजन को पूर्ण पाचन के लिए समय ज़्यादा लगेगा तो इसका क्षेत्रफल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ पे पाचन के अलावा यहाँ पे जितने भी प्रोटीन, विटामिन, वसा जो ग्लूकोज में बदल चुकेगा या तो वस्य अम्ल में बदल चुका, इसका अवशोषण की क्रिया भी छोटी आंत में होती है। इसलिए इसका क्षेत्रफल यानी कि बड़ा होना जरूरी होता है, जिसके कारण अंगुली नुमा उभार होता है इसमें, जिसे क्या विली बोलते हैं। इस उभार को बोलते हैं विली, विली के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये छोटी आंत में भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि यानी कि पचा हुआ भोजन को पचा हुआ भोजन तो नहीं बोलते, अध पचा हुआ यानी कि आधा पचा हुआ है, भी भोजन भी पचा नहीं, आधा पचा हुआ भोजन को ये पूर्ण रूप से पचा लेता है। यानी कि जैसे सबसे पहला हो गया पेप्टाइड्स पो से नाम आया, इसका मतलब प्रोटीन के रूप को ही पचाएगा। यानी कि सबसे पहले प्रोटीन किस में बदला था, पेप्टोन में बदला, और ये कौन बदला, पेप्सिन ने बदला था। अब ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल दिया, और पेप्टाइड्स जब छोटी आंत में आती है तो यहां पाया जाता है पेप्टाइडेज क्या करता है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसके बाद आगे चलें तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज कहाँ देखे थे, शर्करा कई रूपों में टूटता है। शर्करा के कई फॉर्म होते हैं, शर्करा में माल्टोज भी आते हैं, सुक्रेज भी आते हैं और लैक्टेज भी आते हैं, यानी तीनों शर्करा का ही रूप है।
अब इसे पचाने के कारकों को अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट उठता है। अब यहाँ माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, और सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलेगा। इसी के साथ देखें तो लैक्टेज, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में बदलेगा। अब यह भोजन की पूर्ण पाचन हो चुका है, यानी कि माल्टेज। अब यहाँ पे आसान है, याद करना बिल्कुल आसान है। अब पूरा नाम के साथ सेटिंग आ रहा है, यानी कि माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज, यानी माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज। ये माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज याद रखिएगा, ये किसका फॉर्म है, यानी शर्करा का। शर्करा यानी चीनी जिसको बोलते हैं, शर्करा का फॉर्म है। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में, लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है। यानी कि ये सब पाचन की पूर्ण क्रिया हो चुका है, यानी कि ग्लूकोज ये सब इतने छोटे छोटे कणुओं में अब टूट चुका है कि ये अब सीधा सीधा अवशोषित हो सकता है। अब छोटे आंत से अवशोषण की क्रिया होना चालू हो गया। अब यहाँ से अवशोषित होकर ये छोटी आंत में भोजन जो है ना, एक लय के रूप में बदल जाता है। लय मतलब क्या होता है, एक होता है यानी कि गाढ़ा टाइप का, यानी कि लय उसी को बोलते हैं, गाढ़ा टाइप के रूप में ये बदल जाता है। और यहाँ पे पूर्ण पाचन होने के बाद यह भोजन इस प्रकार बढ़ते हुए ये चल जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद यहाँ भोजन की पाचन बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ जल का अवशोषण की क्रिया होता है। यानी कि जब बड़ी आंत में जाता है तो यहाँ पे जो यानी कि जो पचा हुआ भोजन में जल है उसका अवशोषण होना चालू होता है। अब ये अवशोषित होते होते ये जमा हो जाता है यहाँ पे ये पहुँच जाता है गुद्दा द्वार में, यानी कि यहाँ होता है गुर्दा, जहाँ पे पचा हुआ भोजन पूरा जमा रहता है। अब जमा होने के बाद यहाँ पे आप लोग जानते हैं जब इसको मल भी बोलते हैं। जब पूरी तरह से भोजन पच चुका है इसे क्या बोलेंगे, मल बोलेंगे। अब ये मल यहाँ पे आके क्या रहता है, जमा रहता है। और जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो जाना ही पड़ेगा ना। अब समझ गए होंगे कहाँ जाना पड़ेगा, इसे बोलेंगे गुद्दा द्वार। अब यहाँ पे कई सारा बीमारी भी होता है यहाँ पे गुद्दा द्वार में, यानी कि एक होता है बवासीर की। ये होने का कारण क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंसान बहुत देर तक इसे जमा करके रख लेता है। जमा करने के बाद यहाँ पे एक सड़न सा होता है, या तो और कई रूप में होता है जैसे कि मांसों का बहरना, जिसके कारण जब मल बाहर निकलता है तो मांसों को थोड़ा चीरते हुए निकल जाता है, जिससे ब्लड आना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी दर्द करता है। और एक आप लोग सुने होंगे कि अपेंडिक्स, अब ये तो हमने बोले ही नहीं, अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स मनुष्य के शरीर के एक अवशेषिका है। अवशेषिका मतलब इसका कोई कार्य नहीं है। प्रारंभ में इसका कार्य हुआ करता था जब हमारे पूर्वज यानी पहले के टाइम में जब आदि मानव के रूप में था तो ये घास भूसा कुछ भी खा लेता था। अब खाने के बाद इसे पचाने की ज़्यादा जरूरत हो, यानी पचाने के लिए एक लंबा समय की जरूरत पड़ेगा। और जो नहीं पचता था लास्ट में ये यानी कि परिशेषिका, यानी कि इसको बोलते हैं परिशेषिका, अपेंडिक्स इसको पचाने का कार्य करता था। लेकिन ये अब तो बेरोजगार हो चुका है, क्योंकि हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं और नॉर्मल भोजन खाते हैं और एक यानी कि अच्छा सा भोजन खाते हैं जो कि आसानी से छोटी आंत तक में पूर्ण रूप से पच जाता है। लेकिन अपेंडिक्स की समस्या कब होता है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अपेंडिक्स की समस्या तब होता है जब यहाँ पे कोई सूजन या कोई चीज़ आके फंस जाता है, यानी सूजन हो जाता है। सूजन आने के बाद ये थोड़ा बहुत तो दर्द करेगा, यहीं कहीं पे अगर कोई फंस जाता है तो सूजन आता है तो दर्द तो करता ही है। जब यहाँ पे सूजन होती है तो ये धीरे धीरे पकना चालू होता है, यानी कि जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करके देखिएगा तो बताएगा यहाँ पे अपेंडिक्स की समस्या है ना, अपेंडिक्स की समस्या है। तो डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब समय पे ऑपरेशन कर लिया जाता है तो इसकी समस्या खत्म होता है। जब इसे काट के निकाल लिया जाता है तो इसे कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है, रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि हमारे शरीर में परिशेषिका का कार्य, परिशेषिका अंग कौन सा होता है, अपेंडिक्स होता है परिशेषिका अंग, यानी कोई कार्य नहीं होता। ये बेरोजगार बैठा है हमारे पेट में, ये बेरोजगार बैठा है हमारे पेट में, किसी काम का नहीं है। और एक समस्या होता है जिसको बोलते हैं जब एसिडिटी, एक होता है एसिडिटी की समस्या, पेट की समस्या, एक एसिडिटी की समस्या, यानी इसको बोलते हैं अम्लीयता की बीमारी।
अम्लता की बीमारी कहाँ से संबंधित है? अमाशय से संबंधित है। यानी कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति या तो हम ही लोग यानी कि ज़्यादा समय तक भूखे रह जाते हैं। हमने तो खाना नहीं खाया, लेकिन हमारा अमाशय का कार्य क्या है? हमारा अमाशय का कार्य होता है कि HCl अम्ल को छोड़ना। अमाशय में जो सतह पाया जाता है ये HCl अम्ल को स्रावित करने लगता है। जब ये भोजन में जाता है तो मिल जाता है भोजन में, ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं करता बिल्कुल। लेकिन जब भोजन नहीं होता, जब भूखे में रहते हैं, तो ये क्या करता है, इसी दीवार को नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। और यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि है ये एक एसिड, और नुकसान करके इसमें थोड़ा सूजन उत्पन्न हो जाता है और ये घाव बनने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे जलन और दर्द होने लगता है और बाद में ये बहुत दिक्कत देता है। हालांकि इसका भी इलाज हो रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने पूरा पाचन की क्रिया समझ चुके हैं, पूरा पाचन की क्रिया समाप्त हो चुकी है। यानी कि जितना भी ये है पचा हुआ भोजन, ये छोटी आंत में बिल्कुल अवशोषित हो जाएगा और ये हमारे ब्लड में मिलने के बाद ये हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। अब कैसे ऊर्जा प्रदान करता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।